नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। साथ ही जो भी किसान हमें देख रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए भी ये सलाह है कि वो भी अपनी शिकायतें हमें भेज सकते हैं इसी नंबर पे 9136934065। खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां, शिकायतें हैं या सुझाव हैं वो भी आप भेज सकते हैं। आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। अब हर खेत की कहानी हम सरकार तक, पॉलिसी मेकर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमें आप भेज सकते हैं। वीडियो बनाएं 9136934065। इस नंबर पे आप अपना वीडियो, मैसेज, इमेज, फोटो जो भी हो सकता है आप भेजिए। और स्वदेश की मुहिम है कि आपकी आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बने। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे आप नोट कर लें। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान है आज। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही रवि देवरा हैं और भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है। और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, किरित बंसाली साहब हैं, चेयरमैन हैं GJEPC के, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। आपका भी किरित सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है अपने बिजी शेड्यूल से। लेकिन इस दौरान एक अहम डेवलपमेंट हुई है, जो भारत यूके के बीच FTA हुई, उसके बाद आपसे बातचीत नहीं हुई। आप उन 20 लोगों में थे जो बिजनेस डेलीगेट्स वहाँ पे यूके में थे, उसमें आप भी शामिल थे। सर, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्या कुछ फायदा होने वाला है, सर बता दीजिए। अब आप कुछ लाइन के लिए ऑफलाइन हो गए थे, मुझे दोबारा पूछिए। सर, आपसे मेरा सवाल ये था कि यूके के साथ जो हमारी FTA हुई है, उसका जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्या फायदा होने वाला है? बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। हमारा एक दिस इज ए न्यू गेट ओपनर। यूके के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। इस वक्त हम $1 बिलियन के आसपास का बिजनेस कर रहे हैं। 2027 तक वो ट्रिपल होने वाला है। और हमारा आपसी जो बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो 2027 तक मुझे उम्मीद है 7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। साथ में सर ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो सिल्वर की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो यूके के जरिए जो घटकर 0% पे आ जाएगी अगले 10 साल में, सर। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत से यूके को ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर टैरिफ अब 0% हो जाएगी। पहले ये 2.5% टैरिफ लगती थी। ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, और हमारे लिए क्या मार्केट और भी बड़ा हो सकता है यूके का? बिल्कुल बिल्कुल, 2.5% इज बिग अमाउंट। और इमिटेशन ज्वेलरी में तो 4% थी, वो भी 0 हो गई है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि लंदन में हमारे 1.8 मिलियन इंडियन रहते हैं, और हमारी इंडियन ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड है। अगर अब रिसेंटली आपने देखा होगा तो मलबार गोल्डन डायमंड ने 300 रूम खोले। अब पहले ही कुछ रिटेलर्स की मौजूदगी है वहाँ पर। तनिष्क भी अपना वहाँ पर ओपनिंग करने जा रहे हैं। बहुत सारे रिटेलर यूके की ये FTA के बाद वहाँ पर अपने शोरूम्स खोलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियन रहते हैं तो वो अपनी इंडियन ज्वेलरी तो चाहेंगे, और वहाँ के लोकल लोग भी। अगर आपका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, अगर ट्रेंड में अगर इंडियन ज्वेलरी वहाँ पर जाएगी तो और भी मार्केट बड़ा हो सकता है। तो एक ऑल्टरनेटिव मार्केट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, जो आने वाले समय में और भी बड़ा होने की संभावना जताई गई है। सर, US के साथ किस तरह की बातचीत चल रही है? क्या उम्मीद वहां से करनी चाहिए? क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं सर? देखो, एक के बाद एक लगातार आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में 4 से 5 बड़े FTA हुए। अभी मौजूदा प्रधानमंत्री का जो रुतबा है दुनिया में, उसको देखते हैं मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आएगा US के साथ। इट्स नाउ मैटर ऑफ फ्यू डेज। 1 अगस्त की डेडलाइन है। हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आ जाए, मगर अभी बहुत जल्द ये अच्छी खबर आएगी। अच्छी खबर, US के साथ भी अच्छी ट्रेड डील हो और जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा मिले। सर, एक सवाल, जून के जो एक्सपोर्ट के नंबर थे वो काफी कमजोर दिख रहे थे। 14% कम जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हुआ था। उसके पीछे वजह क्या है, और आने वाले समय में रिकवरी की उम्मीद इस इंडस्ट्री को करनी चाहिए क्या? बिल्कुल, उसके वजह से भी US का टैरिफ जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो
ये जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आती है, लोगों ने माल रोक के रखा है। देर इज नो अदर रीजन। जो थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी आप देख रहे हो, मगर ये बहुत जल्दी भरपाई होगा। जैसे ही ये यूएस का टैरिफ की क्लैरिटी आ जाएगी, सब वापस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आप देख पाओगे। तो ये कुछ समय का ये इम्पैक्ट था बिल्कुल और आने टेम्पररी वाले, है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में ये तेजी से रिकवरी करेगी। सर अब एक सवाल त्योहारी सीजन को लेकर, क्या तैयारी चल रही है ज्वेलरी इंडस्ट्री की, और इस त्योहारी सीजन में साथ घरेलू बाजार में किस तरह की उम्मीदें हैं? क्योंकि ऊंचे भाव की वजह से डिमांड अब तक थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन त्योहारों के दौरान क्या हम वापस से पिकअप होते देख सकते हैं क्या? ये त्योहार के पहले हमारा दुनिया का सबसे बड़ा B2B शो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। आपको मुझे इस माध्यम से जानकारी देने में हर्ष हो रहा है कि 30 जुलाई में जियो में ओपनिंग हो रहा है और 31 जुलाई को ये नेस्को में होएगा, और ये 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें अभी तक 2100 एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3600 बूथ है और 50,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि भारतीय जेम ज्वेलरी की डिमांड कितनी कहाँ तक पहुंची है। पर शो हो और आगे जो B2B से B2C तक भी उसका कन्वर्जन देखने को मिले। सर अब भाव पर भी एक बात कर लेते हैं, क्या ट्रेंड लग रहा है? आप कैसे इस मार्केट को सेंस कर रहे हैं? क्या आपकी रीडिंग क्या है? भाव गोल्ड के आगे किस तरह के रहने वाले हैं? क्या अब टाइम करेक्शन का वक्त है, दायरे में रहेगा, या कुछ गिरावट की संभावनाएं बन रही है, या तेजी अभी भी इंटैक्ट है गोल्ड की? नहीं, मौजूदा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए मुझे गिरावट की संभावना बहुत कम लग रही है। स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पर भाव स्थिर रहेंगे। और में स्थिरता दिख रही, स्थिरता हो तो बाजार ग्राहक भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे ग्राहकी की तरफ भी अच्छी लौटती है। सर आखिरी सवाल चांदी को लेकर, चांदी को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। ग्लोबली किस तरह का एक्जुबरेंस है चांदी को लेकर, और लोकली किस तरह का है? क्या लग रहा है चांदी की चाल आगे कैसी रहेगी सर? बढ़ते हुए गोल्ड के भाव से जो एक दूसरी मार्केट है जिनको सस्टेनेबल और रिजनेबल ज्वेलरी चाहिए, वो चांदी और प्लेटिनम में अपना झुकाव दिखा रहा है। तो चांदी का भी एक्सपोर्ट अच्छा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लोकल भी अच्छी डिमांड है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं फिर से उस शो के बाद बातचीत करेंगे कि किस तरह का रिस्पांस रहा है और आगे के ट्रेंड क्या दिख रहे हैं। तो 4 अगस्त के बाद फिर से आपसे बातचीत होगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने दर्शकों को शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। हमारे दोनों मेहमान भूपेश जी और प्रथमेश जी बने हुए हैं। पहले दर्शक है गोपाल दिल्ली से, सोने में किस भाव पर खरीदारी करनी चाहिए? भूपेश जी, किस भाव पे खरीदारी करनी चाहिए गोपाल जी को? जी नमस्कार विश्वनाथ जी। अगर बात करें सोने की, तो सोने के बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 98,000 के आसपास कहीं भी अगस्त वायदा सोना मिलता है, तो इसमें इंट्राडे के हिसाब से 97,850 900 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 98,250 98,350 का संभावित रहेगा। तो ये राय गोपाल जी आपके लिए। एसएल भी लगा लीजिएगा जरूर। सिद्धार्थ है रांची से, 1,01,120 के भाव पर गोल्ड मिनी में खरीदारी की है, काफी टॉप पर खरीदा है, अब क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी क्या राय है? काफी ऊपर के भाव पे खरीदारी की है, आगे क्या ये भाव इनको वापस से दिखेंगे क्या गोल्ड मिनी के? दिखना ऐसे नहीं है, बिकॉज न्यूज़ फ्लो जो है कंसिस्टेंटली आते रहेंगे टैरिफ्स को लेकर और ट्रेड डील्स को लेकर। तो मेरे ख्याल से इनका भाव पॉसिबल है, इनको वापस एक्यूमुलेट करना चाहिए फिलहाल वाले भाव पे, तो इनका वैल्यू एवरेज अच्छा होगा और पॉसिबिलिटी इनको भाव अपना वापस मिल जाएगा 1 लाख के ऊपर वाला। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है इनको। गोल्ड मिनी का भी भाव है जिसकी एक्सपायरी 5 अगस्त को है, और सितंबर वाले एक्सपायरी वाले गोल्ड मिनी का भाव 98,500 के ऊपर है। हालांकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया था कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिया है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉपर पर आपकी राय भूपेश जी? जी कॉपर का बाजार में कई दिनों से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अगस्त वायदा में भी बाजार ऊपर में 911 के आसपास गया था, अभी भाव 899 के पास है। मुझे लगता है कि अभी भी बाजार में खरीदारी करने का मौका है। 896 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य 903 905 907 तक संभावित रहेगा।
कुल मिला के अगर कॉपर 893 के नीचे जाएगा तभी इसमें मंदी दिखेगी, अन्यथा बाजार कंटिन्यू अपवर्ड जाना चाहिए। जमील भाटी हैं, नेचुरल गैस की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं और ऑप्शंस में भी ट्रेड हो तो बताएं, ये इनका सवाल है। प्रथमेश जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या नेचुरल गैस में? फिलहाल ऑप्शंस पे कोई ट्रेड नहीं है, बट मुझे एक बार ये लगता है कि नेचुरल गैस में अच्छा करेक्शन आ चुका है ऊपरी भाव से। तो फिलहाल जो है यहाँ पे एक बेस बनते हुए दिख रहा है 265 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट जोन से 282 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन है। इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 271 पर, 267 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 281 282 के टारगेट रहेंगे। इनका एसएल जरूर ध्यान रखिएगा, वॉलेटाइल काउंटर है, 282 तक भी जाने की संभावना प्रथमेश जी को लगती है। भूपेश जी, आपके पास कोई ऑप्शंस की कॉल एनजी में? जी, नेचुरल गैस में हाल फिलहाल कोई एनजी की कॉल नहीं है। कारण क्या है कि पिछले कई दिनों से बाजारों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि बाजार में एक पुल बैक आने पर इसमें बिकवाली करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बिकवाली का मतलब अगर ऑप्शन के हिसाब से जाना चाहें तो ये जो बाजार अभी 273 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 284 287 आता है तब इसमें पुट खरीदने की सलाह रहेगी, अन्यथा मैं पुल बैक के लिए यहाँ पर कॉल दिलवाना नहीं चाहता। राहुल हैं मुंबई से, कॉपर में 15 लॉट खरीदारी करनी है, क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, 15 लॉट हेवी खरीदारी इनको करनी है, सलाह दे दीजिए क्या करना चाहिए राहुल जी को कॉपर में? फिलहाल मुझे काउंटर में करेक्शन दिख रहा है 890 और 885 तक के लिए। 885 वाला जोन जो है वो मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन के लिए बेटर रहेगा, वहां पे ये अपने बाइंग जो है वहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी गिरने दीजिए, भाव नीचे आने दीजिए 885 तक, फिर आप खरीदारी का मन बनाएं। अभी प्रथमेश जी की सेल की कॉल है। बादशाह शेख हैं, कच्चे तेल में इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, क्रूड में ऑप्शंस में कोई कॉल है क्या आपके पास? मेरे ख्याल से ये वापस 6000 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, तो इनको एट द मनी कॉल 5800 की स्ट्राइक प्राइस, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए 120 पर, 80 का स्टॉप लॉस, टारगेट 200 रुपए के लिए। हिसार से 1,16,200, लगता है ये गलत इनका सवाल था, ये सोना नहीं, इन्होंने चांदी खरीदा होगा क्योंकि 1,16,000 के ऊपर चांदी ही गई थी, सोना इन्होंने गलती से भेज दिया है। आप बताइए प्रथमेश जी, क्या लग रहा है चांदी क्या करना चाहिए? टॉप पर खरीदारी है, रिकॉर्ड के बेहद करीब, आगे की चाल कैसी दिख रही है? फिलहाल के लिए मुझे 1,12,000 और 1,11,500 यहाँ पे एक बार के लिए करेक्शन दिखता है। तो अभी फिलहाल जो ट्रेड करना चाहते हैं इनको उछाल में बेचना चाहिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आपको ये भाव दिख जाएंगे। सेल ऑन रैली रहेगी सिल्वर में। की राय चांदी पर भूपेश जी? भूपेश जी, आपसे सवाल था चांदी पर। जी सर, चांदी की बात करें तो चांदी में मुझे लगता है कि एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। बाजार ऑलरेडी काफी परफॉर्म कर चुका है। जो फ्राइडे की गिरावट थी उसके हिसाब से बाजारों में करंट भाव पर भी बिकवाली कर सकते हैं। 13,500 का स्टॉप लॉस लगाकर 12,500 12,100 का लक्ष्य रहेगा। वहीं इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस वीक के लिए अगर बाजार 12,400 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें 11,200 10,500 तक के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण डेटा यूएस की तरफ से आने वाले हैं, तो उन पर विशेष नजरें लगाकर रखनी चाहिए। ओके भूपेश जी, एनसीडीएक्स कॉटन सीड ऑयल केक पर राय दीजिए। पंकज मुंडाना जी का सवाल है कि कपास खली का आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है कपास खली में भूपेश जी? कपास खली में बाजार में आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और जी सर, जी एनसीडीएक्स के बाजार में कपास खली में एक ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है और ये जो ब्रेकडाउन है इसमें इसके हिसाब से 3,150 3,160 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए और जिसका स्टॉप लॉस 3,195 का रखें। नीचे में 3,100 3,050 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो ये कपास खली को लेकर अपडेट है। चलिए, लेकिन वक्त है हमारी खास पेशकश का, कमोडिटी ऑप्शंस मास्टर क्लास का।
और कमोडिटी ऑप्शंस मास्टर क्लास में आज हमारे साथ नितिन केडिया मौजूद है, केडिया फिनकॉर्प से। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। सर, सबसे पहला सवाल होगा बियर पुट स्प्रेड ऑप्शंस स्ट्रैटेजी पर। ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे काम करता है और ऑप्शन ट्रेडर इसका कब इस्तेमाल कर सकते हैं? नमस्कार विश्वबंधु जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने जब बुल कॉल स्प्रेड की बात करी थी तो उसमें हमने बताया था कि हम नजदीक की कॉल जो है वो बाय करते हैं और दूर की जो कॉल है उसको बेचते हैं, ताकि जो हमारा कॉस्ट है वो नीचे आ सके। तो सिमिलरली बियर पुट स्प्रेड में क्या करते हैं हम, हमें मंदी तो लग रही है पर लिमिटेड मंदी लग रही है। सपोज मान लीजिए गोल्ड अभी नया कॉन्ट्रैक्ट में 99,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है और हमें लगता है कि 98,000 तक की ही मंदी है, तो हम पूरा 99,000 का पुट का ऑप्शन प्रीमियम क्यों पे करें। तो हम क्या करेंगे, 99,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे और 98,000 का अगले महीने का पुट ऑप्शन हम सेल कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेरा प्रीमियम का कॉस्ट है वो कम हो जाता है और मेरा रिस्क कम हो जाता है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम नियर द मनी या जो हमारी नियरेस्ट स्ट्राइक होती है उसका पुट ऑप्शन बाय करते हैं, और जो ओटीएम की पुट स्ट्राइक होती है यानी दूर की जो पुट ऑप्शन की स्ट्राइक होती है उसको हम बेच देते हैं। तो वो कहलाती है बियर पुट स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। विश्वमोहन जी, ओके, तो ये किस दौर में काम करना चाहिए? अब जब बाजार में क्या आपको लगे तब इस तरह की बियर पुट स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, बाजार में जैसे सपोज मान लीजिए ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चल रहा है और उस नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट ऑलरेडी 6-7% जो है वो टूट चुका है। अब आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बाजार और टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन चार्ट्स में अभी भी सेल के सिग्नल आ रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करके चलते हैं तो आपके जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वहां पे बियर पुट ऑप्शन की स्प्रेड बनाएंगे तो आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाता है, आपके प्रॉफिट्स आपको पता होते हैं, कैश फ्लो आपका कितना आने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो एक ट्रेडिंग में सबको परेशान करती है वो होती है कैश फ्लो, विश्वनाथ जी। तो यहाँ पे आपको पता होता है कि कितना पैसा आप नेट प्रीमियम के रूप में दे चुके हो, अब उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी की। आज ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना चाहिए ताकि बेहतर हो, आपके पास रिस्क भी कम हो और कमाई के मौके बेहतर हो? देखिए, 99,000 का कॉल और पुट जो है वो अभी ओपन हुआ है नए ऑप्शन स्ट्राइक में। तो लगभग 15 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। उस 15 लाख रुपए के मार्जिन पे आप 3,000 का जो प्रीमियम है वो आपको रिसीव होगा, यानी लगभग 3 लाख के आसपास। तो अगर एक महीने तक बाजार 96,000 और 1,02,000 के बीच में रहता है तो ये पूरे के पूरे 3 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। अगर आप गोल्ड मिनी में करना चाहें तो गोल्ड मिनी में भी आप सेम कर सकते हैं कि 99,000 की जो कॉल और पुट है दोनों को आप बेच के चल सकते हैं, आपको लगभग इतना ही प्रीमियम मिल जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर आप उसमें भी लगभग 25 से 30,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से विश्वमोहन जी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब चूंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में 1 महीने के हो गए गोल्ड और सिल्वर के, तो जो इनके प्रीमियम है या जिसको हमने डिस्कस किया था थीटा को डिस्कस किया था, तो इसका थीटा जो होता है वो बहुत जल्दी डिके होता है। विश्वमोहन जी, बेहतर स्ट्रेटजी आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। 99,000 के स्ट्राइक की गोल्ड की कॉल और पुट दोनों बेचनी है, जहाँ पर आपको जो प्रीमियम मिलेगा वो कंबाइंड प्रीमियम जो होगा वो 3,000 इंटू लॉट साइज आपको मिलेगा, और जो नीचे में घटकर जो इस डिके होके ये 2,200 से 2,500 तक आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को ऑप्शंस मास्टर क्लास में गाइड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले मसालों की चाल समझते हैं भूपेश जी से। भूपेश जी बताइए, स्पाइसेस मार्केट में आज कहाँ टॉप ट्रेड आपको दिख रहा है, कहाँ एक्शन ज्यादा दिख रहा है? जी, अगर स्पाइसेस की बात करें तो सबसे मजबूत बाजार मुझे अभी भी धनिये का लगता है। धनिये के बाजार में कहीं भी बाजार 7700 के आसपास मिलता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 7600 के नीचे का लगा के रखें। अपसाइड में 7,850, 7,990 तक भी लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। वहीं अगर सबसे कमजोर बाजार की बात करी जाए तो जीरे का बाजार में लगातार एक वॉल्यूम लैकलस्टर देखा जा रहा है और यहाँ गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। किसी प्रकार की हाजिर के हिसाब से या चार्ट के हिसाब से कहीं भी सपोर्ट बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जीरे में अभी एक बार स्टे अवे करना चाहिए। नीचे में बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, परंतु जीरे में इस अभी हाल फिलहाल खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी में भी एक बड़ी गिरावट पिछले महीने तकरीबन इस महीने 8% की देखी गई है, परंतु नीचे में
12,600 12,500 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें 12,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य की बात करें तो 13,500 और 13,900 का रहेगा। ये एक पोजिशनल व्यू रहेगा। पोजिशनल व्यू है टीएमसी को लेकर। चलिए अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम की। इसको लेकर छोटा जवाब एक भूपेश जी आप दे दीजिए, ग्वार में क्या लग रहा है? जी, ग्वारसीड में मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जैसे ही बारिश होती है पश्चिमी राजस्थान और ग्वारसींग एरियाज में, वैसे ही ग्वार में गिरावट देखने को मिलती है। तो आज भी बाजार बारिश के कारण गैप डाउन खुला और वहां से कंटिन्यू नेगेटिव ही रहा। परंतु बाजार में एक अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है 5,140 5,100 के आसपास एक बहुत ही डिसेंट सपोर्ट बना हुआ है ग्वारसीड के लिए। जी जी, इसमें नहीं लगता कि ये भाव टूटने चाहिए। मार्केट शुड बैक टू 5,300 और 5,500 अगेन। ओके, चलिए एक अहम खबर है गेहूं को लेकर। खबर ये है कि ओएमएसएस के तहत गेहूं की अगस्त में बिक्री शुरू हो सकती है, लेकिन इससे पहले हमने पिछले हफ्ते देखा था कि खाद्य सचिव का बयान आया था कि अभी ओएमएसएस के जरिए गेहूं की बिक्री की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में पर्याप्त सप्लाई है। इसी पे चर्चा करते अजय गोयल साहब हैं, व्हीट प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से ये अलग अलग बयान जो आए हैं, इससे मार्केट में कन्फ्यूजन होता था। हमने देखा गेहूं के दाम भी उनके बयान के बाद बढ़ गए थे। क्या लग रहा है सर, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार जो है वो अपनी पॉलिसी घोषित कर देती है। पिछले साल भी जुलाई के एंड में पॉलिसी घोषित कर चुकी थी और सेल वो तभी निकालते जब उनको लगता है कि बाजार बहुत भड़क रहे हैं या बहुत ज्यादा जो है तेजी में है। तो अभी फिलहाल जो खाद्य सचिव उनका ये कहना है कि भाई अभी नियंत्रण में है, तो अभी फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सारा जो बाजार है वो अगस्त से एक्सपेक्ट कर रहा था, खासतौर पे जो डेफिसिट स्टेट्स है, साउथ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, जहां पर लोकल अराइवल नहीं रहती है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए सब इन्वेंट्री लो कैरी कर रहे थे। तो अब सबको थोड़ा सा एक कवर और लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा महीने 2 महीने का। ओके, तो इसकी वजह से बाजार वापस भड़क गया। ओके सर, लेकिन इस खबर के बाद जो गेहूं की रिजर्व प्राइस है 2550 रुपये प्रति क्विंटल तय की कर दी गई है एक हाई लेवल इंटरमिनिस्ट्रियल पैनल के द्वारा, और एफसीआई बिक्री की मात्रा और समय सीमा का तय करेगा कि कब और कितना बिक्री होगी ओएमएस के जरिए। इसके बाद क्या गेहूं के दाम पर क्या असर होगा? आगे गेहूं की कीमतों की चाल आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये सीमित रहेगी, कोई ऐसी तेजी आने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार वेट एंड वॉच में है। तो उसका ये मतलब है कि सरकार जो है कंटिन्यूस मॉनिटर कर रही है। लॉरेंस रोड मार्केट जो दिल्ली का है वो एक तरह का बैरोमीटर है। आज की तारीख में 28.5 28.5 का बाजार है वहां पर। ये इसमें अगर और थोड़ा मोमेंटम अप आएगा तो हो सकता है सरकार जो है फिर इंटरवेंशन का अनाउंसमेंट कर देगा, उससे फिर बाजार शांत हो जाएगा। ये पिछले साल का प्लेबुक ही जो है वापस रिपीट होने जा रहा है। उस तरह से लग रहा है कि सरकार जो है लगातार नजर लगाए हुए है। अगर उनको लगेगा कि बाजार भड़क रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इंटरवीन करेंगे। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि गेहूं मार्केट में क्या कुछ होने वाला है और भाव पर उसका क्या कुछ असर हो सकता है। शुक्रिया प्रथमेश जी आपका भी, भूपेश जी आपका भी। आप लोगों ने भी समय निकालकर अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को मदद की और तमाम सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।